हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टाइप है वो टाइप है डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। हम यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए हम पानी फ्लो कर रहा है। अगर पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन सेम डायरेक्शन। वाटर हो चाहे एयर हो, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, अगर हम भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन यानी अब की बार अगर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम बोलते हैं। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में होता क्या है? देखो, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बहुत तेज आंधी आती है या तूफान आता है, तो हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई हमें धक्का दे रहा है, यानी पीछे से फोर्स लग रहा है। तो हम अपने आप ही चलते चले जाते हैं और जो हमारी स्पीड होती है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, क्योंकि पीछे से फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है? जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसमें स्पीड में क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हवा इधर जा रही है और हम इधर जाते हैं, तो हम फील क्या होगा आप लोगों ने कि हमें बहुत धक्का लगाना पड़ता है। हम अपने आप को बहुत फोर्स लगाते हैं, तब जाके हम आगे जा पाते हैं। लेकिन हम बहुत धीरे धीरे आगे मूव हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर से एयर फोर्स लगाते हैं, इधर से हम फोर्स लगाते हैं। तो जब दो अपोजिट फोर्स आपस में अप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जब भी डाउन स्ट्रीम लिखा हो तो इसका मतलब हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उस केस में हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो हम स्पीड प्लस करेंगे। और जब अपस्ट्रीम लिखा हो तो उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, और उस केस में हमारी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और हम क्या करेंगे? स्पीड को माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। अब जब भी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का है तो हमें हमेशा दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है। जैसे बोट मूव कर रही है पानी के अंदर, तो जो चीज़ मूव कर रही है यानी बोट, तो एक हमें उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। किसमें? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि पानी बिल्कुल शांत है, उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है। तो एक हमें पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ मूविंग थिंग इन स्टिल वाटर। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए? स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता होना चाहिए, पानी की लहरें किस स्पीड से बह रही हैं। ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 2 घंटे के अंदर, जबकि अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर करती है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग स्टिल वाटर, यानी हमें उसकी स्पीड बतानी है तैरने की स्टिल वाटर के अंदर, और एक स्पीड बतानी है करंट। देखिए, ये दो चीज़ मैंने बोला था। यहाँ पे ऋतु मूव करी है तो हमें इसकी स्पीड चाहिए स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब स्ट्रीम ही होता है, पानी की लहर। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को लेट किया जाता है। तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ। अब कौन मूव कर रहा है? ऋतु। तो हम ऋतु की स्पीड लेके चलेंगे किसमें? स्टिल वाटर में। इसको हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा हम क्या निकालेंगे? दूसरा हम निकालेंगे स्पीड ऑफ करंट, यानी पानी की लहरें। उसको हम लेट कर लेते हैं बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले काम यही करना है कि इन दोनों चीज़ों को लेट करना है। उसके बाद जो चीज़ मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे ऋतु मूव कर रही है, तो उस चीज़ की स्पीड निकालनी है, एक बार डाउन स्ट्रीम में, एक बार अपस्ट्रीम में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम।
और मैंने क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज होती है और हम प्लस करते हैं। अब किसको प्लस करते हैं, जो स्टिल वाटर में स्पीड है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्टिल वाटर होता है जब पानी बिल्कुल शांत हो, तो उस केस में जो स्पीड होती है वो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है। और जब हम डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम में जाएंगे तो या तो हमारी नॉर्मल स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो जो हमारी नॉर्मल स्पीड होती है उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम को प्लस किया जाता है या माइनस किया जाता है। तो अगर डाउन स्ट्रीम का केस होगा तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, x + y km/h। और अगर अपस्ट्रीम का केस होगा तो अपस्ट्रीम के केस में क्या करते हैं, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो x - y km/h। तो कोई भी क्वेश्चन हो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का, ये प्रोसीजर हम करते ही करते हैं, इतना फिक्स है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या करना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए हमें दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, और जब हमें डिस्टेंस भी पता हो, टाइम भी पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस पता है और टाइम भी पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। बट हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऑलरेडी निकाल रखी है x + y, तो जो हमारी x + y है इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2, कट करते हैं, यानी जो हमारी x + y है यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, उसकी वैल्यू क्या होगी 10, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम अपस्ट्रीम में भी हमें डिस्टेंस और टाइम मालूम है, तो हम इसमें भी स्पीड निकाल सकते हैं। और हमारे अकॉर्डिंग स्पीड क्या है, x - y, यानी जो x - y की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कैंसिल करते हैं, तो x - y की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y = 10, सेकेंड इक्वेशन आई है x - y = 2, प्लस माइनस कैंसिल, x + x 2x, 10 + 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 km/h। किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x + y = 10, तो x की जगह 6 आ गया, प्लस y = 10, तो y की वैल्यू 10 - 6 कितना आ गया 4 km/h। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आता है इसमें, ठीक है, जिसके लिए हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं गिवन है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें क्या गिवन है, हमें क्या है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है और टोटल टाइम दे रखा है। क्या है पहली कंडीशन में कि अगर वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए तो उसको टोटल टाइम 10 आवर्स लगते हैं। अगली कंडीशन में क्या है, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यानी अब की बार अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए तो उस केस में उसको 13 आवर्स लगते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट इन स्टिल वाटर। अगेन वही दो चीज़ निकालनी है। सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले हम लेट करते हैं स्पीड ऑफ मूविंग थिंग, और यहाँ पे बोट मूव हो रही है, तो हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको हम लेट कर लेते हैं x km/h। दूसरा हम क्या लेट करते हैं, दूसरा हम लेट करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हमने लेट कर लिया y km/h। ठीक है, अब क्या निकालते हैं हम, बोट की स्पीड, एक बार डाउन स्ट्रीम में एक बार अप स्ट्रीम में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में हमने क्या पढ़ा था, डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं प्लस, स्पीड हो जाएगी x + y km/h। ऐसे अब हम निकालते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, जिससे स्पीड क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है,
तो इसमें स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये प्रोसेस हमें करना ही करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल टाइम गिवन है, तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम गिवन होता है तो वहाँ पे इक्वेशन टाइम बेसिस ही बनती है। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, दोनों को प्लस करके टोटल टाइम लेंगे, ऐसे इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम अपस्ट्रीम का टाइम निकालते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन में स्पीड क्या मानी है हमने अपस्ट्रीम की x माइनस वाई। अपस्ट्रीम का टाइम हो गया। ऐसे डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 44, स्पीड क्या है x प्लस वाई। आपके पास टोटल टाइम दिया है और टोटल के लिए दोनों टाइम को प्लस करेंगे और इक्वल में कितना लेंगे 10। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकंड में डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड है x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस है 55, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और आपके पास टोटल टाइम कितना है 13 मिनट्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में x और y दिया हो, और जब डिनोमिनेटर में x y दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसको कोई और वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट करते हैं, ऊपर से हमेशा 1 लेंगे, नीचे x माइनस वाई। तो 1 अपॉन में x माइनस वाई, इसको हमने a लेट किया ऐसे यहाँ पे, ऊपर से 1 और नीचे x प्लस वाई, इसको हमने क्या लेट किया b। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। सेम यहाँ 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको अगर हम 4 से और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3, देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 4 3 ज़ा 12, 0 का 0 a प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 b इज इक्वल टू 4 10 जा 40। इसके नीचे इक्वेशन जिसको 3 से करना है, तो 3 4 जा 120 प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 b और 13 3 जा कितना होता है 39। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 7 में 6 गया 1, 40 में से 39 गए 1, तो b की वैल्यू 1 अपॉन में 11। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सॉरी थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो 30a प्लस 44 इंटू बी की जगह 1/11, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में 10 था। अब 4 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a इज इक्वल टू यहाँ बचा 6, ये 30 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया 1/5। अभी a और b की वैल्यू आई है। अब जो हमने लेट किया था उसमें पुट करते हैं। तो हमने लेट किया था 1 अपॉन में x माइनस वाई को a माना था, और a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, हमारी नई इक्वेशन बन गई 5th। ऐसे 1 अपॉन में x प्लस वाई को हमने b लेट किया था, तो 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस वाई कितना आ गया 11, ये होगी इक्वेशन 6th। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 6th, तो यहाँ पे क्या था 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 11 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था हमारा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टॉपिक, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत आता है।
आई होप जितना समझाया वो आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।